देखो लास्ट क्लास में आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था होमवर्क में, ठीक है। तो उसको पहले डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम आज का पढ़ेंगे। तो इसमें ऐसे करके एक सर्किट दिया हुआ था, दो सेल लगे हुए थे सर्किट में, है ना। एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा था, एक इधर साइड में रेजिस्टेंस लगा था, और एक सेल यहाँ लगा हुआ था। ऐसे करके ये एक लूप है ना। अच्छा, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी थे इनके, ठीक है। बताओ जरा ये कितने वोल्ट का था, और इंटरनल ये वाला 2 वोल्ट, और इंटरनल ये वाला रेजिस्टेंस कितना, ये वाला 2 ओम, ठीक है। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, बताओ। फाइंड आउट क्या, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। दोनों सेल का क्या बताना था, टर्मिनल पोटेंशियल। दिया हुआ क्या है, इसका मतलब ये ईएमएफ है ना। ईएमएफ दिया है और टर्मिनल पोटेंशियल बताना है। तो देखो क्वेश्चन में आपको पहले निकालना पड़ेगा टोटल करंट के। ये जो सेल लगे हुए हैं, इन सेल की वजह से पूरे सर्किट में नेट करंट कितना है। और करंट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल ईएमएफ, अगर ईएमएफ दिया है तो डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बताया था। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, देखो पहले क्या निकालो आप, टोटल रेजिस्टेंस निकालो। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये जो जिगजैग लाइन है ये सारी रेजिस्टेंस ही है। तो ऐड करना जरा, 2 + 3 + 1 + 2, यही होगा। देखो कितना आएगा, बताओ। 8 ओम तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है टोटल, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, सारे ऐड कर दिए हमने, ठीक है। अच्छा, टोटल ईएमएफ निकालेंगे अब। तो आपको याद है एक बार मैंने ये केस कराया था, चार्जिंग वाला केस याद है। जब हम बैटरी को चार्ज कर रहे थे तो नीचे एक पोटेंशियल लगा हुआ था, ऊपर बैटरी चार्ज हो रही थी। उस केस में हमने टोटल पोटेंशियल कैसे निकाला था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस किया था। तो यहाँ पे भी देखो, ये सेल के लगे हुए हैं, देखो देखो सेम लगे हुए हैं बिल्कुल। मतलब इस करंट से इस वाले सेल से इधर करंट आएगा, इस वाले सेल से भी इधर करंट आएगा, अपोजिट हो रहा है ना दोनों। तो अपोजिट में क्या करेंगे फिर हम, माइनस करेंगे। अगर मान लो यहाँ से उल्टा लगा होता, तब दोनों करंट कैसे भेजते, सेम ही भेजते। फिर हम कहते हैं कि इसमें जो पोटेंशियल है दोनों का ऐड होकर करंट भेजेगा। अभी दोनों दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। तो अब माइनस करके निकालना पड़ेगा। तो टोटल पोटेंशियल बताओ कितना आएगा, 10 - 2 कितना, 8 वोल्ट। अब करंट निकाल सकते हैं पूरे सर्किट में कितना होगा। तो करंट कितना होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला बताया गया है करंट का। ऐसे लिख देता हूँ शॉर्ट में। ईएमएफ है 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस भी 8 है। तो 8 से 8 कैंसिल करो, कितना आएगा, 1 एम्पियर। एम्पियर यूनिट है करंट की। इस पूरे सर्किट में नेट करंट कितना है, 1 एम्पियर। यानी इस वाले सेल में भी जाने वाला करंट 1 एम्पियर, इसमें भी जाने वाला 1 एम्पियर, सब में 1 एम्पियर करंट जा रहा है, नेट करंट, ठीक है। अब आप क्या करो, मान लो पहले सेल, इसको हम फर्स्ट सेल मान लेते हैं, इसको हम सेकंड सेल मान लेते हैं। पहले सेल का आपको टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, दैट इज V1 निकालना है। दिया क्या है, E1 और R1। भाई पहला सेल मान लिया तो ये E1 और R1 हुए ना, और निकालना क्या है, V1। तो V और E में रिलेशन पता है, V और E में रिलेशन पता है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाला सेल क्या दे रहा है, करंट दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला सेल अगर करंट दे रहा है तो इसके लिए V और E1 का इक्वेशन कैसे लिखोगे, V इक्वल टू, बताओ, V1 इक्वल टू E1 माइनस आई, तो सेम है सबका, और R1, सही है। ये करंट क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। तो बताओ V1 कितना होगा, E1 कितना है, अरे 10, आई कितना है बताओ, 1, और R1 कितना है, तो V1 कितना आएगा,
8 वोल्ट, ये तो ठीक आया है। सही है भाई, ये तो 8 वोल्ट है। अब बताओ जब ये करंट देगा तो फिर ये वाला सेल क्या होगा, चार्जिंग वाला केस बन गया ना। देखो यहाँ पे, अगर यहां से हम मान रहे हैं करंट निकल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या जा रहा होगा, करंट एंटर कर रहा होगा इसमें। और करंट जब इसमें एंटर कर रहा है, पॉजिटिव प्लेट से एंटर हो रहा है, इसका मतलब बैटरी क्या हो रही है, या सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। तो ये चार्जिंग वाला केस है, तो चार्जिंग वाले केस में ये इक्वेशन चेंज हो जाती है, बताया था। क्या हो जाता है, V2 इक्वल टू E2 प्लस आ जाता है यहाँ पे, है ना। और फिर IR2। तो बताओ E2 कितना है, 2 प्लस I है 1, R2 कितना है, 1। तो ये आपका आ जाएगा 3 वोल्ट। तो इनके आंसर दोनों ठीक है भैया ना। V2 आया 3 वोल्ट और V1 आया 8 वोल्ट। सही है, नोट करो। हेडिंग डालो किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के कितने लॉ हैं, 2 लॉ हैं, है ना। किरचॉफ नाम है साइंटिस्ट का। ये कौन है, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1842 में 2 लॉ दिए। कितने लॉ दिए, 2 लॉज दिए। अब ये लॉ क्यों दिए इन्होंने, इनका क्या काम है, क्या यूज है। तो जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाते हैं ना, जैसे एक वायर यहाँ जोड़ दिया, एक वायर यहाँ जोड़ दिया, एक वायर यहाँ जोड़ दिया, तो हमारे घरों में ही वायरिंग करते हैं, तो अलग अलग वायर जोड़ने पड़ते हैं सर्किट के अंदर। तो किरचॉफ दो के दोनों लॉ आप यूज करके बता सकते हो कि किस वायर में कितना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस वायर में, किस ब्रांच में वायर की या सर्किट की कितना करंट जाएगा। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझा जा सकता है किरचॉफ के लॉ से। बात समझ में आ गई। अब क्या है 2 लॉ, तो एक लॉ तो बेस्ड है करंट के ऊपर, कि करंट कैसे आएगा और कैसे जाएगा किसी जंक्शन पर। जंक्शन मतलब जहां पर हम वायर को मिलाएंगे आपस में, एक पॉइंट ऐसा होगा ना जहां से वायर जा रहे होंगे निकल निकल के, और उस पर वायर आ भी रहे होंगे, है ना। उस पॉइंट को बोला जाएगा जंक्शन पॉइंट। जंक्शन उस जगह को बोलते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें मिलती हैं आकर। जैसे मुरादाबाद स्टेशन नहीं है, मुरादाबाद क्या है, जंक्शन है। मतलब क्यों है जंक्शन, क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर दो या दो से ज्यादा ट्रेन की पटरियां क्या है, मिल रही हैं आपस में, मतलब ज्यादा ट्रेनें आती हैं यहाँ पर, तो ये जंक्शन हो जाएगा यहाँ। और स्टेशन उसको बोलते हैं बस ट्रेन आई रुकी और फिर चली गई, आई रुकी और फिर चली गई, मतलब दो ही पटरियां ऐसे करके मिल नहीं रही है पटरी। इसमें क्या होता है, जंक्शन बना हुआ है पूरा। ऐसे ट्रेन आ रही है, इधर जाकर इधर भी जा सकती है, ऐसे आ रही है, ऐसे जाके इधर भी जा सकती है, दो से ज्यादा ट्रेन आ सकती है। बात समझ में आ गई। तो पहला लॉ जो है वो करंट के ऊपर बेस्ड है, कि करंट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा जो लॉ है वो वोल्टेज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, वोल्टेज के ऊपर बेस्ड है, कि जो वोल्टेज है वो कैसे अलग अलग एलिमेंट में डिवाइड होती है। ठीक है, तो पहले समझो पहला लॉ इसका, जिसको हम करंट लॉ भी बोलते हैं ना। हेडिंग डाल दिया आपने, ठीक, इसमें लिखो, लिखो पहले इस हेडिंग में ही लिखो, है ना। लिखो, किरचॉफ ने 1842 में, किरचॉफ ने 1842 में 2 नियम दिए, 2 नियम दिए, जिनकी सहायता से हम, जिनकी सहायता से हम किसी भी, किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में धारा का वितरण कर सकते हैं, किसी भी परिपथ में धारा का वितरण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिखो पहला नियम, फर्स्ट, हम
या इसको हम संधि का नियम भी बोलते हैं, संधि का नियम, या करंट लॉ भी बोलते हैं ना, धारा का नियम। तो फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, ठीक है, जंक्शन लॉ। ये नियम क्या है, देखो एक लाइन का स्टेटमेंट है, कह रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, पहले सुन लो, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको हम जंक्शन पॉइंट बोलेंगे। देखते ही पहचान जाओगे कौन सा पॉइंट जंक्शन पॉइंट है। कह रहे हैं उस जंक्शन पॉइंट पर जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं, मतलब उस जंक्शन पॉइंट पे धारा का बीज गणितीय योग, एलजेब्रिक सम अगर आप करोगे तो वो जीरो हो जाएगा। एलजेब्रिक सम का मतलब केवल प्लस नहीं, माइनस भी करना है, ठीक है। तो किसको माइनस किसको प्लस लेना है वो अभी मैं बताऊंगा। पहले जैसा स्टेटमेंट बोला गया है वैसा लिखो, फिर मैं अभी समझाता हूँ उसको। देखो, किसी वैद्युत परिपथ में, किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग कितना होगा, शून्य होता है। बीज गणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अब देखो कैसे, तो समझो, जैसे मान लो ऐसे करके ये वायर है, ठीक है, कुछ, और ये यहां पर मिल रहे हैं और फिर यहां से ऐसे दो वायर और निकल रहे हैं। तो बता सकते हो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट कौन सा है, यह है पॉइंट, जहां पर मिल रहे हैं वायर और यह जहां से निकल रहे हैं वायर। तो इस वायर में मान लो करंट आ रहा है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। इसमें मान लेते हैं I1 करंट आ रहा है, इसमें I2 करंट आ रहा है, इसमें I3 करंट आ रहा है। ये I1 I2 I3 जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, जंक्शन, ठीक है। अच्छा, दो वायर इससे निकल रहे हैं तो हम कह देते हैं ये जो I4 करंट इससे निकल रहा है और I5 यहां से निकल रहा है, ठीक है। तो जंक्शन की तरफ जाने वाले करंट कितने हैं, तीन, I1 I2 और I3। और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट कितने हैं, I4 और I5। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सारे जितने भी करंट हैं इन सबका एल्जेब्रिक सम, दैट इज समिशन आई, ये कितना होगा, जीरो होगा। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो इसका मतलब ये है, साइन कन्वेंशन आप समझो पहले क्या लेना है। जो करंट आ रहे हैं ना जंक्शन की तरफ, उनको आपको लेना है पॉजिटिव, क्या लेना है उनको, पॉजिटिव। और जो जंक्शन से दूर जा रहे हैं उनको क्या लेना है, निगेटिव। यानी इनकमिंग करंट कैसे लेने हैं, इनकमिंग करंट कैसे लेने हैं बताओ, पॉजिटिव। और आउटगोइंग करंट कैसे लेने हैं, आउटगोइंग का मतलब समझ गया ना, जो जा रहे हैं उनको कैसे लेना है, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपको मानना है, साइन कन्वेंशन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अब आप अगर लिखना चाहो तो देखो जंक्शन की तरफ कौन कौन से करंट आ रहे हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3, इनको पॉजिटिव लिया मैंने, देखो इनकमिंग करंट है। अब जंक्शन से निकल कौन कौन से करंट रहे हैं, I4 और I5, तो इनको माइनस लेना पड़ेगा, ये आउटगोइंग है तो -I4 और -I5। ये जो प्लस माइनस लगाया गया है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलजेब्रिक सम, बीज गणितीय योग है ये, इसमें पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा।
इन सबको जैसे ही आप सम करोगे तो ये आंसर कितना देगा आपको? आंसर कितना देगा? 0। या ऐसे कह सकते हो, और I1 प्लस I2 प्लस I3, ये माइनस वाले उधर ले जाओ, इक्वल टू है किसके? I4 प्लस I5, ऐसे भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जितना करंट जंक्शन पर आएगा उतना ही करंट जंक्शन से जाएगा। दैट इज इनकमिंग करंट एट द जंक्शन और आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू, मतलब दोनों क्या होंगे आपस में? इक्वल होंगे। अगर इधर 3 तारों से 10 एम्पियर आ रहा है तो इधर 2 तारों से भी कितना जाएगा? 10 एम्पियर ही जाएगा। अब वो डिपेंड करेगा इससे 4 जाए या इससे 6 जाए या इससे 6 जाए या इससे 4 जाए, वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस पर, क्या एलिमेंट कौन सा लगा हुआ है। बात समझ में आ गई? जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, ये है किरचॉफ का फर्स्ट। तो चाहे ऐसे समझ लो या सम। अब बताओ, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, तो अगर दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा? 0। भाई 10 एम्पियर आया, 10 एम्पियर चला गया, तो बचा कितना? 0। तो ऐसे कह रहे हैं एल्जेब्रिक सम 0 है, या ऐसे कह दो कि इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट क्या है, दोनों इक्वल है। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ गई? नोट करो, ये डायग्राम भी बनाओ, ये भी नोट करो। यहाँ पे करंट कंजर्वेशन नहीं, चार्ज कंजर्वेशन। किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है, क्योंकि आने वाला चार्ज जंक्शन पर और जाने वाला चार्ज दोनों क्या है? बराबर है, तभी तो करंट क्या है? करंट बराबर है, इसलिए चार्ज बराबर नहीं है। पहले चार्ज आता है फिर क्या आता है? पहले इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी तो करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन जितने इधर मूव हुए उतने ही उधर मूव हुए, ऐसा कह सकते हो। तो चार्ज क्या दोनों में इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, लिखो, या देखो इसको इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये जो इक्वेशन है ना, इसको देखो इधर लिखो, ये I1 है, I मतलब करंट। करंट का क्या फॉर्मूला होता है? जनरल एकदम चार्ज की टर्म में Q अपॉन टी होता नहीं होता? तो इस I1 को क्या लिख सकता हूं मैं? Q1 अपॉन टी, क्योंकि टाइम तो सबके लिए क्या है? सेम ही है। अच्छा, I2 को क्या लिख सकते हैं? Q2 अपॉन टी। I3 को, I4 को, I5 को लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं। यहां से टी को कॉमन लेके कहां फेंक दो? ऐसे फेंकते नहीं है, देखो गलत, ये गलत चीज होती है ना। ऐसे समझाते हैं टीचर, ऐसे क्यू को कॉमन लो और जीरो में फेंक दो। तो जीरो में फेंक दो का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पता है एक्चुअल क्या चीज हुई है? ऐसे टी को कॉमन लो और कह दो कि टाइम तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखो ये ऐसे करते हैं इसको, देखो शॉर्टकट नहीं लगाएंगे हम, है ना। यहाँ से टी को कॉमन लेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। अब तुम क्या समझते हो? टी को भैया डिवाइड में जीरो में फेंक दो, खत्म। तो बचेगा ये। गलत, बिल्कुल गलत है। जो तुम सोच रहे हो उसका जस्ट उल्टा है। अब बताओ, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। एक तो ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, और एक ये 1/t दैट इज टाइम। इन दोनों में से कौन जीरो हो सकता है? क्योंकि आंसर क्या है दोनों का? जीरो। दो नंबर की इंटू करा रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है? जीरो। तो अब बताओ, इन दोनों में से कौन जीरो हो सकता है? या तो एक जीरो होगा इधर वाला, या ये वाला जीरो होगा, या दोनों जीरो होंगे। हमारे केस में दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो क्या है? टाइम है। करंट जब फ्लो करेगा तो टाइम जीरो थोड़ी ना होगा, कुछ तो टाइम लगेगा ना। दिस इज 1/t, तो जीरो नहीं होगा। तो फिर कौन जीरो होगा? ये जो पूरी वैल्यू प्लस माइनस करी है, ये जीरो हो सकती है। बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि ये जीरो नहीं है, तो इसको हम जीरो के इक्वल रख सकते हैं। इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं। ऐसे हमने किया है जीरो। ऐसे नहीं कि टाइम को उधर फेंक दिया, वो जीरो में गया, खत्म कहानी। अरे समझ गए? तो हम कहेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 माइनस Q5 इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबमिशन, यानी एल्जेब्रिक सम। तो किसका? Q का। वो क्या आया? Q। मतलब जितना चार्ज आया था उतना चार्ज गया। तो कौन कंजर्व है? चार्ज कंजर्व है। तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन प्रूफ हो गया। देखो, किरचॉफ का लॉ जो चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, वो हमने प्रूफ भी कर दिया कि सिग्मा क्यू क्या आ गया? जीरो। तो चार्ज तो चेंज हुआ ही नहीं है। बात समझ में आ गई? पहले लाइन लिखो, फिर ये नोट करना। लिखो, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर
किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। अब इसको नोट कर लो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, पहले एमसीक्यूज में नंबर 1 मतलब। लो, आसान है, आसान है। अरे ठीक है भाई, आसान है। हाँ, इसका मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ तभी तो पता चलेगा समझे हो ना समझे हो। बस लॉजिक केवल इतना सा लगाना है, जंक्शन पर आने वाला करंट और जंक्शन से जाने वाला करंट, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट आपस में इक्वल होंगे। सही है। इस लॉजिक का यूज करके एक क्वेश्चन बताओ जरा, देखना। ये क्वेश्चन है, आपको बताना, जल्दी से नोट कर लो इसको कॉपी में। ओके। एक ये करना है। ठीक है करना। आई बराबर क्वेश्चन मार्क जिस ब्रांच में बनाया ना मैंने, उसमें आपको करंट बताना है कितना हो। एक और ले लेता हूँ। बताओ जल्दी सॉल्व कर लो, फिर आंसर बताना है किस करके। सॉल्व कर लो जल्दी, अपनी अपनी। जीरो भी कर दिया करंट तूने, अच्छा तेज हो गया। हाँ भाई, पहले का बताओ। देखो कितना है, इनकमिंग करंट कितना है, मतलब जंक्शन के, ये जंक्शन है ना, कितना करंट आ रहा है, 2 5 और 2, है ना। तो 2 5 कितना हुआ, 7 और 2 9, 9 इनकमिंग है, तो आउटगोइंग भी कितना होगा, 9 ही होगा। तो आउटगोइंग केवल देखो यहाँ है, तो मतलब इसमें से कितना निकलेगा, अरे कितना निकलेगा, 9 एम्पियर आंसर। अरे ये तो किरचॉफ लॉ है, इनकमिंग इक्वल है आउटगोइंग। ठीक है, यहाँ आओ। इनकमिंग करंट देखो कौन कौन से हैं, 3 एम्पियर और 1 एम्पियर, ये इनकमिंग है। तो टोटल इनकमिंग कितना हो गया, 3 और 1 4। अब आउटगोइंग देखो, 2 एम्पियर ऊपर गया, 2 एम्पियर नीचे गया, तो 4 तो आउटगोइंग हो गया। तो इनकमिंग आउटगोइंग तो यही बराबर। तो फिर इसमें कितना जाएगा, 0। अरे इसमें कितना जाएगा, सही बात है। इसमें बताओ क्या आया, कितना है तुम्हारा, 12 एम्पियर तुम्हारा, 2 एम्पियर तुम्हारा। अभी क्वेश्चन बता रहा, तुम बताओ। 12 आया है, 8। ऐसे तो करो। तुम्हारा क्या आया इसका, है को नहीं कर रही, गंदा है, छोड़ दो इसको। तो 12 आया। हाँ दोस्त, ये तो देखो पहले, दोस्त गलती कर रहे हो तुम। हाँ भाई दोस्त, है ये 2 है, ये 2 5 4 3 2।
हमारा आया सोनी का आंसर? नहीं आ रहा है। बहुत आसान है। एरो देखो, जो आ रहे हैं एरो उनको ऐड करो और जो जा रहे हैं उतना घटाते जाओ, तो लास्ट में जो बचेगा वो आंसर है। क्या समझे? अब इसका आंसर 8 है, 2 है या 12 है, बताओ। एक कंफर्म करो जल्दी। हाँ भाई सिद्धांत, बता दोस्त जल्दी। 2 है? तुम्हारा भी 2 आया? 2 ही होना चाहिए, तुम्हारा आ गया तो। तो देखो इनकमिंग करंट को हम ऐड कर लेते हैं, तो देखो ये 2 और 3, 5 और 4, 9, 9 और 5, 14, 14 एम्पियर का करंट आ रहा है। और जा कितना रहा है? बस 2। तो 14 में से 2 माइनस करोगे तो 12 बचा ना, वो 12 कहाँ से जाएगा? इसमें से जाएगा, तभी तो किरचॉफ लॉ बैलेंस होगा ना। हाँ, तो इसमें से 12 जाएगा, 8 किसका था? 8। अरे सही है, तो 12 एम्पियर यहाँ से जाएगा। अरे समझ गए, बहुत इजी है ये तो। किरचॉफ लॉ तो, फर्स्ट लॉ तो बहुत लड्डू है एकदम। सेकंड लॉ को समझने के लिए थोड़ा हमें वो क्लोज लूप और डायरेक्शन और ये तुम्हारा वोल्टेज वगैरह सब फाइंड करने पड़ते हैं ना। पोटेंशियल गेन, पोटेंशियल ड्रॉप, वो सेकंड लॉ में, वैसे वो भी इजी है अगर समझ में आ जाए तो। ये समझ गए? समझ गए? रफ कर दूं? अब हम क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ सेकंड लॉ। टाइम तो है नहीं, चलो स्टेटमेंट लिखवा दें, कल उसको अप्लाई करना सिखाएंगे, है ना। इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं आया है जैसे मैंने पूछा है। इसका यूज तुम जब सर्किट होंगे ना बड़े बड़े, तो उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है करंट को, वहां होगा यूज। फर्स्ट और सेकंड दोनों लोग एक साथ लग के तब न्यूमेरिकल होता है। मान लो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया है, वो करंट को तुम्हें फ्लो कराना है, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना करंट अलग 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 अलग, तो वो में यूज होता है। चलो सेकंड लिखो। किरचॉफ सेकंड लॉ को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वो था करंट लॉ, ये है वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं, सिंपल है ना। किरचॉफ विभव नियम, ऐसे बोलो, किरचॉफ का द्वितीय या विभवांतर का नियम। इसका आज हम स्टेटमेंट लिखेंगे, कल इसको अप्लाई करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। कैसे इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो कल समझेंगे। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ। लिखो। बताया था ये तो किरचॉफ लॉ उस दिन, बताया था ना थोड़ा सा, कि जो कि कोई क्लोज अगर सर्किट है, तो उस क्लोज सर्किट का जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे सर्किट का, वो कितना होगा? 0 होगा, है ना। यानी एल्जेब्रिक सम जो होगा पूरे आपके क्लोज सर्किट का, पोटेंशियल डिफरेंस का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ गई? उसको लिख लो, बस लैंग्वेज में लिखो। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, ब्रैकेट में लिख देना क्लोज्ड लूप या क्लोज सर्किट, किसी बंद परिपथ में जुड़े प्रत्येक एलिमेंट के विद्युत विभवांतरों का, प्रत्येक एलिमेंट के विद्युत विभवांतरों का बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग शून्य होता है।
बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, दैट इज, इसमें क्या होगा देखो, ऐसे कह सकते हो समीशन V वोल्टेज है ना, उसमें समीशन I 0 था, इसमें समीशन V क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये मेरे पास एक सर्किट है, अभी मैं देखो अप्लाई करना नहीं बता रहा हूँ, कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको यूज करना है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं अभी हम। ठीक है, अभी केवल बस समझ रहे हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है। ये देखो, ज्यादा वैसे मान लो ये बैटरी है, इसका वोल्टेज या ईएमएफ ई है, तो स्मॉल ई बना दो, ई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, ये वाला R1 है, ये वाला R2 है। इसमें करंट जा रहा है मान लो I। ऐसे करके ये बताओ, ये सर्किट क्लोज है या ओपन है, क्लोज सर्किट है ना, तो इसको हम एक लूप बताएंगे, लूप है ये, क्या है ये, क्लोज लूप है, लूप या मैश, क्लोज लूप या मैश है सर्किट। ठीक है, तो इसमें आप किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या वो लगा है, क्लोज्ड सर्किट में जितने भी एलिमेंट लगे हुए हैं उन सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको एलजेब्रिक सम अगर हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का एलजेब्रिक सम करना है, ना कि रेजिस्टेंस और करंट का। अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगाया तो यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा ओम्स लॉ का यूज करके। अगर आपको करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो निकाल सकते हैं ना, V इक्वल टू आई आर, यहाँ भी V इक्वल टू आई आर, और यहाँ तो दिया हुआ ही है डायरेक्ट E। समझ गए, और वो बात तो जाहिर है कि पोटेंशियल गेन हुआ है तो प्लस में लेना है, और अगर लूज हुआ है तो, ड्रॉप हुआ है तो माइनस में लेना है। अभी ऐसी समझ लो, अप्लाई करना अलग से बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो अभी मैं ऐसी बना लेता हूँ, तो मान लो ये लूप है, और ये जो मैंने बनाया ना, ये कौन सी डायरेक्शन में बताऊं, एंटी क्लॉकवाइज। मैं एंटी क्लॉकवाइज इसमें चलना चाह रहा हूँ, कैसे चलना चाह रहा हूँ, आप क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। बात समझ में आ गई। तो देखो ये निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो लो से हाई गए हैं, लो से हाई गए हैं तो फिर पोटेंशियल गेन हुआ है, दैट इज एक ई कैसा रहेगा, प्लस। सही है, आगे बढ़ो, इधर गए इधर गए इधर गए, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें करंट कितना आ रहा है आई, और है कितना ये R2। अब ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका ये वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये वाला प्लस से माइनस, पोटेंशियल क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। तो ड्रॉप हुआ है तो है कितना पोटेंशियल, IR2, सॉरी आई, हाँ IR2, तो IR2 ड्रॉप हुआ है तो माइनस IR2। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां भी देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये निगेटिव। अब इसमें हम आगे बढ़े तो देखो ये भी हाई से लो, हाई से लो ड्रॉप हुआ, और कितना पोटेंशियल है, IR1। ये भी पोटेंशियल ही लिखा गया है, और ये भी पोटेंशियल ही लिखा गया है, और ये भी सेल का क्या है, एक तरीके से पोटेंशियल ही है। तो देखो ये सब पोटेंशियल ही तो लिखे गए हैं, ऐसा मत कंफ्यूज होना कि ये तो रेजिस्टेंस लिखा है भैया, नहीं, आई से मल्टीप्लाई करने के बाद तो पोटेंशियल बन गया ना। तो पोटेंशियल 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 इन सबका एल्जेब्रिक सम आपने ले लिया, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ये है किरचॉफ का कौन सा लॉ, सेकंड लॉ या वोल्टेज। बात समझ में आ गई, समीशन बी इज इक्वल टू 0, नोट करो। बता सकते हो ये किस कंजर्वेशन पर बेस्ड है, इसका क्या कंजर्वेशन है। जैसे वो हमने आपको बताया ना अभी, चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है, ऐसे ये किस पर बेस्ड है बताओ। तो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है ना, वो देखो ये हम क्या लिख रहे हैं, पोटेंशियल ही तो लिख रहे हैं ना, तो पोटेंशियल लिख रहे हैं, देखो इधर समझो, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे V1 V2 ऐसे करके लिख सकते हैं शॉर्ट में। अच्छा, V को क्या लिख सकते हैं, W/Q, W क्या होता है, वर्क यानी एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं W/Q, इसको ऐसे लिख सकते हैं W1/Q1, इसको ऐसे लिख सकते हैं W2/Q2 इज इक्वल टू क्या, सॉरी Q1 नहीं, Q चार्ज तो सेम रहेगा। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि W इज इक्वल टू W1 प्लस, चार्ज तो खत्म, कॉमन लेके खत्म कर दिया, W2, दैट इज जो एनर्जी
फाइनल मतलब जो सेल की एनर्जी थी वही क्या हुई, दोनों में डिवाइड हुई है। तो जितनी एनर्जी इनिशियल थी उतनी एनर्जी ही क्या हो गई, फाइनल। मतलब यहां पर क्या कंजर्व है, सेल की एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगेगा। मतलब जो किरचॉफ सेकंड लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ पर बेस्ड है। लिख लो, किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। हिंदी में लिखो, किरचॉफ का किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। बात समझ में आ गई। ये मैंने इक्वेशन कैसे लिखी, ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया कैसे लिखा है इसको। इसको और अच्छे से अलग अलग दो 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 तीन तीन जब लूप दिए होते हैं तो कैसे लिखते हैं, और उनसे न्यूमेरिकल कैसे कैसे आते हैं, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे। और कल वाली जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा आता है, स्टेटमेंट कम आता है। इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो ज्यादा आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलो उसको कल समझते हैं।